तो आज की क्लास हमारी एमसीक्यू की होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि 40% मार्क्स, 40% कवरेज एमसीक्यू के ऊपर है, तो ये एक बहुत ही वाइटल पार्ट है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए 100 में से 40 नंबर का एमसीक्यू आने वाला है। तो आप अपने आप में जो एमसीक्यू को लाइक करते हैं उनके लिए एक बहुत ही बर्डनलेस ये काम होता है कि एमसीक्यू के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, और ये आपके बुक से ही फ्रेम होगा। तो रीडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छे आप एमसीक्यू के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स एमसीक्यू के ऊपर 100% मार्क्स सिक्योर करते हैं बिकॉज मैंने उनको 2 एमसीक्यू के बुक्स इशू करे हैं, एमसीक्यू बुक नंबर 1, एमसीक्यू बुक नंबर 2। मैक्सिमम कवरेज उन दोनों बुक से ही आपको मिलेगा। लेकिन मैं और एक एमसीक्यू की बात कर रहा हूं जो कि आपकी केस स्टडीज के साथ लगकर आती है। तो आज की क्लास में मैं वो एमसीक्यू को डिस्कस नहीं करूंगा जो मैंने बनाए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास हैं जो कि आप देख सकते हो, कर सकते हो। मैं उन एमसीक्यू को टेकअप करूंगा जो आज तक की हिस्ट्री में सीए में आए हैं, वेदर इट बी आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर्स, व्हाटएवर पब्लिकेशन। इंस्टीट्यूट ने हमें इस सब्जेक्ट के ऊपर जितने भी एमसीक्यू दिए हैं वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। तो चैप्टर वाइज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मिक्स एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूं, मैं आपको पुराने सिलेबस के हिसाब से भी करा रहा हूं, नए सिलेबस के हिसाब से करा रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। फिर भी मेरा मानना है कि एक बार आप लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जरूर देखें जाने से पहले, क्योंकि वो आपको बिल्कुल आइडिया देगा किस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा, किस तरह से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर कर लिख सकते हैं। एक और डाउट जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, एमसीक्यू में क्या सर हमें रीजन देना पड़ेगा जो हमारा आंसर है, या सिंपल हम ए बी सी डी लिख के आ सकते हैं, या हमें रीजन देना पड़ेगा? तो आंसर इसका यह है कि आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। सिंपल ए बी सी डी जो भी आपको लगता है वो लिखकर आ सकते हैं, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। जो पुराने सिलेबस में कुछ केस स्टडीज और कुछ सजेस्टेड आंसर्स में उसके रीजंस दिए हुए थे, अब वो डिस्कार्ड हो गया है। तो मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, आप क्यों इन सब चक्कर में फंसते हैं। मैंने जो आपको बुक्स इशू किया है वो एज पर लेटेस्ट सिलेबस है, प्लस आपको मेरे अमेंडमेंट्स के नोटिफिकेशंस देखने पड़ेंगे जो ग्रुप में मैं टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहता हूं। आप बहुत लिमिटेड पोस्टिंग होती है उस ग्रुप में, आप आराम से उस ग्रुप की पोस्टिंग्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हर एग्जाम से पहले कुछ चीजें आती है, कुछ चेंजेस आता है, वो सबको देखना होता है, सबको देखना होता है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट एग्जाम से पहले, इधर आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं। वो बहुत माइनर चेंजेस होता है, बहुत ही ज्यादा माइनर चेंजेस होता है, लेकिन वो भी आपको देखकर जाने होते हैं। तो आई होप आप इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। तो मैं इस एमसीक्यू के पार्ट को शुरू कर रहा हूं। मैंने जैसे जैसे अपने बुक में केस स्टडीज दिए हैं उसी हिसाब से मैंने एमसीक्यूज यहां पर फ्रेम किए हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर मैंने आपको क्लास में 20 या 30 केस स्टडीज कराए हैं, तो उसके जितने एमसीक्यू हैं वो मैं अभी आपको यहां पर करवा रहा हूं। कुछ एमसीक्यूज के जो आंसर्स हैं वो कुछ गलत भी होते हैं, तो हमने इंस्टीट्यूट को डेफिनेटली इंटीमेट किया है। जैसे भी कुछ चेंजेस आता है उसमें मैं आपको इंटीमेट करूंगा। फाइन, सारा जिम्मेदारी मेरा है, सारा बर्डन आप मुझ पे डाल दीजिए। आपको बस जो मैंने मटेरियल इशू किया है और जो मेरी क्लास की डिस्कशंस है और जो मेरी ग्रुप में जो पोस्टिंग हो रही है, उन सब बातों को आपको देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। I hope the point is very much clear and I can begin my MCQ class. Fine. चलिए, तो पहला MCQ हम उठाते हैं। आपको इस क्लास से क्या फायदा मिलेगा? अगर पूछा जाए, अगर एक साइड से देखा जाए तो कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये आप खुद सोचोगे ये तो हम खुद कर सकते थे। लेकिन एक फायदा आपको मिलेगा, कभी कभी सुनी हुई चीज बहुत ज्यादा माइंड में बैठ जाती है और एक एक नंबर का लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाता है। अगर आपको एक नंबर
भी कम आता है तो 199 में आके गाड़ी रुक जाती है और 201 में आकर गाड़ी पार हो जाती है, और वो एक नंबर लाने के लिए आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। आपने अभी देखा, कोरोना का युग देखा, कोरोना का समय देखा, कोरोना बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना, आपने वो दोनों समय देखा है, तो आप समझ सकते हैं ऐसा चीज जो 300 साल में पहली बार पूरे दुनिया में आया, उस पूरे दुनिया का जो वातावरण है, पूरे दुनिया का जो काम करने का तरीका है, वो बदल गया। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जो चीज मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। इस करियर में बहुत स्कोप है और कभी भी इस करियर की स्कोप कम नहीं हो सकती, क्योंकि यह करियर चाहे कोई भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ जाए, इस करियर के ऊपर आपको हमेशा अच्छा सैलरी, अच्छा स्टाइपेंड और अच्छा स्कोप मिलेगा। इवन मुझे ध्यान है जब कोरोना का बहुत लॉकडाउन का समय था, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, उस वक्त भी हमारे स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 रुपए स्टाइपेंड मिला। आप सोच सकते हैं उस वक्त जब दुनिया बंद हो रही थी, तब भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फर्म हमारे स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड 50,000 रुपए दे रहे थे। तो सोच सकते हैं ट्रिमेंडस स्कोप है। बी पॉजिटिव। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विद एमसीक्यू पार्ट। फाइन। तो चलिए, ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, वो सब काम की बातें हैं, ताकि आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये सब चीजें माइंड में होनी चाहिए। द टाइप ऑफ एंटिटी ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज। म्यूचुअल फंड किस तरह का एंटिटी है? प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, क्या है? तो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड एक तरह का ट्रस्ट है, तो ये नन ऑफ द अबव होगा। चलिए सर, तो सिंपल आपको डी लिखना है। म्यूचुअल फंड इज अ टाइप ऑफ ट्रस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इन्वेस्टमेंट बाय अ म्यूचुअल फंड कंपनी आर कंट्रोल्ड बाय। जो म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है वो किसके अंडर आती है? सेबी की, आरबीआई के, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या बोथ ए एंड बी? तो यहां पर आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आंसर विल बी डी। आंसर विल बी डी। क्यों? क्योंकि यहां पर सेबी तो है ही, सेबी में तो कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जहां पर हम ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर आरबीआई का रेगुलेशन आ जाता है। ठीक है, फाइन। When the holder of units of a mutual fund can sell his units at any time during the year, मतलब मैं कभी भी अपने यूनिट्स बेच सकता हूं। ठीक है, जब आना है आइए, जब जाना है जाइए। द फंड इज इक्विटी फंड, द फंड इज अ बॉन्ड फंड, द फंड इज द बैलेंस्ड फंड। नथिंग कैन बी सेड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंड फ्रॉम द सेलेबिलिटी। तो क्या होना चाहिए आप खुद बताइए। ये सब चीजें हमने क्लास में बहुत बार आपको बोला हुआ है कि जब आना है आइए, जब जाना है जाइए। ये एक तरह का ओपन एंडेड फंड होता है। तो यहां पर कुछ भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। द आंसर विल बी डी। फाइन, आप भी इसको सोचते रहिए ताकि क्लास में पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहे और आपका भी ये क्लास बिल्कुल यूजफुल रहे। ठीक है, आप भी माइंड में सोचते रहिए क्या आंसर होगा और सुनते रहिए और साथ साथ आप समझते भी रहें। द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए म्यूचुअल फंड्स पेमेंट टू इट्स यूनिट होल्डर्स। ये ट्रू नहीं है, तो हमें 3 सही बात होगी, 1 सही बात नहीं होगी। तो कभी कभी इस स्टेटमेंट्स को समझना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। नॉट ट्रू, हमें इनकरेक्ट बात को निकालना है। अ स्कीम दैट इन्वेस्ट इन इक्विटी पेज डिविडेंड, वेरी गुड। एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पेज डिविडेंड, म्यूचुअल फंड डिविडेंड पे करती है। अ बॉन्ड फंड पेज इंटरेस्ट, कभी म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट पे करती है? आप बताना। अ जीसेक फंड पेज डिविडेंड। द आंसर इज, मेरे स्टूडेंट्स जो म्यूचुअल फंड मेरे से एसएफए में भी पढ़े हैं और इलेक्टिव पेपर एफएससीए में भी पढ़े हैं, वो ये आंसर को बहुत अच्छे से बता पाएंगे। द आंसर इज सी, अ बॉन्ड फंड पेज इंटरेस्ट। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। म्यूचुअल फंड कभी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। ठीक है सर। अंडर अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहां पर हमें इनकरेक्ट निकालना है। ठीक है, नॉट ट्रू। यूनिट होल्डर्स कैन इन्वेस्ट ऑन ए मंथली बेसिस वट एवर अमाउंट दे कैन सेव।
मतलब जितना भी सेव हम कर रहे हैं उसको हम मंथली बेसिस में इन्वेस्ट कर देंगे। देखते हैं क्या सही है क्या गलत, आप बताइएगा। इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट ओनली ए प्री स्पेसिफाइड अमाउंट, एक पहले से आपको स्पेसिफाइड अमाउंट बताया जाएगा। एसआईपी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे कहने पे एसआईपी जरूर किया होगा। ये सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जहां मेरे स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिकल जहां पर कर सकते हैं वहां पर मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है। मैंने आपको बहुत बार बोला है म्यूचुअल फंड के आप एटलीस्ट कोई भी प्लान लीजिए ताकि आपको इन सब चीजों का नॉलेज अपने आप हो जाए। आप जब पढ़ रहे हो तो आपको लगे कि एकदम सारा कुछ प्रैक्टिकल है। प्री स्पेसिफाइड अमाउंट एवरी पीरियड से मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। इफ एन इन्वेस्टर हैज सब्सक्राइब्ड 3000 इन क्वार्टरली पेमेंट फॉर a 3-year SIP, he can choose to step up this amount to ₹4,000 from the second year। मतलब वो अपने अमाउंट को भी बढ़ा सकता है SIP में, बहुत अच्छी बात है। Even where the SIP amount in a financial year does not exceed 50,000, an investor cannot invest in cash। इन्वेस्टर को कैश में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये सारा प्रैक्टिकल पॉइंट है। द आंसर इज ए में ऐसा लग रहा है कि भैया हम जो भी अमाउंट सेव कर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टम से होगा इन्वेस्टमेंट, सिस्टम से इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपने 500 रुपए के एसआईपी लिए तो हमेशा 500 रुपए की आपको एसआईपी देना है। हाँ, आप बढ़ा सकते हैं, आप रिक्वेस्ट दीजिए, आप इंक्रीज कर सकते हो उसको, लेकिन जो कभी मैंने 500 रुपए सेव किया, कभी मैंने 1000 रुपए सेव किया, कभी मैंने 700 रुपए सेव किया, ऐसा नहीं है। एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट होगा। तो द आंसर इज ए, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो दिस वाज माय फर्स्ट एमसीक्यू सेट जहां पर मैंने आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड एमसीक्यू कराए हैं, और ये सब इंस्टीट्यूट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड एमसीक्यूज हैं जो आपको करके जाना ही है, देखना ही है। फाइन, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। चलिए सर।